नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम मुगल कालीन संगीत जो है उसको कंप्लीट करेंगे और मुगल कालीन संगीत पढ़ाने के उद्देश्य मेरे फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थियों के लिए इसलिए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कला, स्थापत्य और साहित्य। मुगल कालीन कला, स्थापत्य, साहित्य में अब संगीत कला को आप इसको पृथक नहीं कर सकते। इस वजह से मैं इसको सिलेबस में आपके इंक्लूड कर रहा हूँ। आज जो अपन मुगल कालीन संगीत कला में पढ़ने वाले हैं उसमें अपन जो विभिन्न मुगल शासक हुए और उनके समय में संगीत के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं का मैंने यहाँ पर संकलन करने का प्रयास किया है। कोई भी मैं ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसमें आपको ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं अकबर के समय से। अकबर के समय से ही जो है मुगल काल में संगीत को प्रश्रय देना, आश्रय देना शुरू हो गया था, है ना। अब्बुल फजल अकबर का जो दरबारी हुआ करता था, जिसने आईने अकबरी लिखी, वो कहता है कि अकबर के दरबार में लगभग 36 संगीतकार ऐसे थे। ठीक है। 36 संगीतकार जो है इनके दरबार में रहते थे और जो है वो संगीत की साधना किया करते थे। संगीत का जो है दरबार में जो है संगीत की मंडलियां बैठा करती थी। तो इस वजह से जो है 36 संगीतकार जो है अबुल फजल अकबर के दरबार में उल्लेख करता है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अबुल फजल ने कितने संगीतकारों का उल्लेख किया या अबुल फजल ने कितने चित्रकारों का उल्लेख किया अकबर के दरबार में। तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रख लेना। ठीक है। तो ये जो प्रमुख संगीतकार है अकबर के समय में, तानसेन थे, बाज बहादुर थे, रामदास थे, बेजू बावरा थे। ये बेजू बावरा भले बाहर के थे लेकिन बेजू बावरा बहुत महत्वपूर्ण जो है अकबर कालीन, अकबर के काल से संबंधित है, अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है ना। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट संगीतज्ञ हैं। ये इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और एग्जाम में आपसे प्रश्न भी इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तानसेन के बारे में देखते हैं। तानसेन जो है अपने ग्वालियर के थे मूलतः, और ग्वालियर में मान सिंह जी ने एक, ग्वालियर के राजा हुआ करते थे मान सिंह जी, उनकी जो संगीत की स्कूल थी उसमें ये पढ़ते थे। तो इन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने ग्वालियर में ही जो है संगीत की शिक्षा प्राप्त करी। बाद में जो है ये अपने गुरु थे हरिदास जी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है हरिदास जी। हरिदास जी वो व्यक्ति हैं जिनको सुनने के लिए स्वयं अकबर जाया करता था, है ना, वेश बदलकर। तो ऐसे कौन से, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर वेश बदलकर किसका संगीत सुनने जाया करता था। तो वो थे हरिदास जी, जो किनके गुरु थे, अपने तानसेन के गुरु थे। ठीक है। तो हरिदास जी इनके आरंभिक गुरु थे। ठीक है। इनको हिंदू संगीत की शिक्षा देने वाले थे लाल कुलवंत, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू संगीत और वादन की शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे इनके? लाल कुलवंत। तो तानसेन के 3 गुरुओं के नाम याद रख लेना। तानसेन का पहले गुरु थे अपने हरिदास जी, दूसरे गुरु जिन्होंने हिंदू संगीत और वादन की शिक्षा दी वो थे लाल कुलवंत जी, और तीसरे गुरु जो इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे वो थे मोहम्मद गौस। ठीक है। मोहम्मद गौस इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। तो ये तीनों गुरुओं के नाम आप याद रख लेना तानसेन से संबंधित। ठीक है। तो ग्वालियर में जब आरंभिक अध्ययन किया तो वहां में ग्वालियर के पास अपने रीवा पड़ता है, तो रीवा के राजा हुआ करते थे रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी जो है उनके दरबार में ये रहा करते थे उस समय। ठीक है। तो कौन, तानसेन जी कहां रहते थे शुरुआत में? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। फिर जब अकबर जो है, अकबर को पता चलेगा कि ये तो महान संगीतज्ञ जो है रीवा दरबार में रह रहा है, तो ये उनको अपने दरबार में बुलाएंगे और अपने दरबार के नवरत्नों में इनको शामिल कर लेंगे। और नवरत्नों में शामिल करके इनको एक उपाधि दी जाएगी, कंठाभरण वाणी विलास। वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है। ठीक है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई है? ये तानसेन को दी गई है। ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यही पूछे जाते हैं। फिर तानसेन ने ऐसे क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना महान संगीतज्ञ है? ठीक है। तो तानसेन की प्रमुख उपलब्धियां, R&D क्या की है इन्होंने, ऐसा स्पेशल क्या किया है संगीत के क्षेत्र में? तो ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने जो है लगभग 5 रागों की 3 और 2 5 तो रागे बनाई और वाद्य यंत्र, एक रुद्र वीणा नाम का वाद्य यंत्र उसकी खोज करी। तो रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपने तानसेन को दिया जाता है। दूसरा, विभिन्न रागे जैसे मियां की टोडी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग और राग दरबारी कान्हरा और दीपक राग, इन सब का जो निर्माण है, इन सबके जो निर्माता माने जाते हैं, इन सबकी जो खोज करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? अपने तानसेन। तो तानसेन ने 500 रागों का निर्माण किया और वाद्यंत्र रुद्र वीणा की खोज करी। तो ये सबसे प्रमुख उपलब्धि है तानसेन की। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अबुल फजल ने तानसेन के बारे में क्या कहा है। तो अबुल फजल ने तानसेन के बारे में कहा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ। ठीक है। तो पिछले 1000 सालों में भी भारत में तानसेन जैसा गायक नहीं पैदा हुआ। ये बात कौन लिख रहा है? अबुल फजल लिख रहा है अपनी आईने अकबरी में। ठीक है। तो ये अपने इसको, तानसेन के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है अपने को। फिर बाज बहादुर भी एक संगीतज्ञ हुआ करते थे। वैसे तो मालवा के शासक हुआ करते थे, है ना। तब मालवा पे जब अटैक करता है अकबर
और मालवा से बाज बहादुर प्राप्त होता है, उनकी रानी रूपमती भी हुआ करती थी, है ना। तो बाज बहादुर और रूपमती दोनों संगीतज्ञ हुआ करते थे। तो बाज बहादुर की जो सबसे बड़ी देन थी ना, वो ये थी कि बाज बहादुर नगाड़ा बजाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। तो जब बाज बहादुर को जीतकर मालवा को जीतकर जो है मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता है, तो बाज बहादुर से जो है अकबर नगाड़ा बजाना सीखता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि बाज बहादुर का क्या कंट्रीब्यूशन है संगीत में। वो नक्कारा बजाना सिखाता है अकबर को। ठीक है, खुद भी नक्कारा बजाने में एक्सपर्ट था। प्लस इसको जब मालवा के शासक बनाया, मालवा का शासक रहता है, जब मालवा पे अटैक होता है, तो 2000 का मनसब दिया जाता है इसको जीतकर। ठीक है, 2000 का मनसब दिया जाता है और अपनी अधीनता स्वीकार कराई जाती है। रूपमती की कहानी आप वापस फेमस है ही सही। ठीक है, वो अपन पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं। फिर अबुल फजल इसके बारे में कहता है कि वह संगीत विद्या और हिंदू गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ठीक है, संगीत विद्या में और हिंदू गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन था? बाज बहादुर। ये बात कौन लिख रहा है? अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल के स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसके बारे में पूछा है ना। तो ये ऐसा स्टेटमेंट देख दिया जाएगा, तानसेन ऑप्शन में आएगा, लेकिन तानसेन के बारे में नहीं है, ये बाज बहादुर के बारे में, ध्यान रख लेना। फिर रामदास जी आते हैं। रामदास जो है वो इस्लाम शाह का दरबारी था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर याद रख लेना, क्षेत्रीय इतिहासकारों में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस्लाम शाह का जो है दरबारी था, और तानसेन के बाद रामदास का जो है दूसरा स्थान आता है अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार के अगर दो प्रसिद्ध संगीतज्ञों के बारे में पूछा जाए तो तानसेन के बाद कौन सा नाम आता है? रामदास का नाम आता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं बेजू बावरा। बेजू बावरा भी तानसेन का समकालीन है, लेकिन अकबर का दरबारी नहीं है। ठीक है, तानसेन का समकालीन है। बेजू बावरा के गुरु भी अपने हरिदास जी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि बेजू बावरा और तानसेन दोनों के गुरु हरिदास जी हैं, और तानसेन का समकालीन है, लेकिन अकबर का दरबारी नहीं है बेजू बावरा। ठीक है, और फिर ध्रुपद गायन शैली इसके समय, यहाँ अकबर के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण संगीत को देन है ना, वो है ध्रुपद गायन शैली। तो ध्रुपद गायन की 4 शैलियां अकबर के समय विकसित हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 शैलियां ध्रुपद गायन की अकबर के समय विकसित हुई है। उनको बोलते हैं नोहार वाणी, खंडार वाणी, गोवरहारी या गोरारी वाणी और डागुर वाणी। ठीक है ना। तो नोहार, खंडार, गोरारी और डागुर। ठीक है, नोहार, खंडार, गोरारी और डावर वाणी, ये चारों वाणियां जो है ध्रुपद गायन की शैलियां हैं। ये किसके समय में विकसित हुई है? अकबर के समय में विकसित हुई है। ठीक है, बाद में जब मोहम्मद शाह रंगीला अपन पढ़ेंगे ना, तो अकबर की जो ये ध्रुपद गायन शैली है उसका स्थान कौन ले लेगा? ख्याल गायन शैली, है ना। तो ये अपन देखेंगे आगे। फिर अपन देखते हैं जहांगीर के समय में क्या हुआ। जहांगीर के समय में आपको 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो जहांगीर के समय में ऐसा क्या नया आया संगीत में, तो क्या नया आया? गजल का प्रवेश हो गया संगीत में। तो सर्वप्रथम मुगल दरबार में कहीं पर गजल का प्रवेश माना जाता है, तो वो कहां से माना जाता है? जहांगीर के काल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, और इसके प्रमुख संगीतज्ञों ने कुछ काम किया हो तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो संगीतज्ञ क्योंकि पूछे जाते हैं ये कि निम्न में से कौन सा जहांगीर के दरबार में संगीतज्ञ था, या कौन सा अकबर के दरबार में था या औरंगजेब के दरबार में था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो ये नाम याद रख लेना संगीतज्ञों के। बिलास खां था जो तानसेन का दामाद था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तानसेन की जो पुत्री थी उसकी शादी हुई थी बिलास खां से, है ना। तो बिलास खां था, और फिर बिलास खां का दामाद था लाल खां, वो शाहजहां के टाइम में। तो ये पूरी एक परंपरा चली आ रही है। ठीक है, तानसेन से बिलास खां से लाल खां, है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप। बाकी देखते हैं फिर छतर खां थे, मक्खू थे, है ना, खुर्रमदाद थे, हमजान थे, परवेजदाद थे। ठीक है, खुर्रमदाद परवेजदाद दोनों इंपॉर्टेंट है ना। छतर खां, मक्खू, हमजान, और मोहम्मद शौकी भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी, तो वे ये भी महत्वपूर्ण है। आनंद खां और पंडित राज की उपाधियां, जहांगीर ने दो संगीतज्ञों को उपाधियां दी थी, और एक तो उपाधि दी है अपने मोहम्मद शौकी को आनंद खां की, और जगन्नाथ को दी है पंडित राज की उपाधि। तो 2 उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहांगीर में, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ अगर कोई फॉर्मूला बना सकते हो तो फॉर्मूला बना के इनको रख लेना कि कौन सा किसके दरबार में संगीतज्ञ थे। ठीक है, फिर शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां जो है इसके टाइम पे भी प्रमुख संगीतज्ञ थे। एक तो लाल खां जो बिलास खां का दामाद था। ठीक है, तानसेन का दामाद बिलास खां का दामाद लाल खां, है ना। तो लाल खां जो थे उसको गुण समुद्र की उपाधि देते हैं अपने शाहजहां। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। गुण समुद्र की उपाधि शाहजहां किसको देता है? लाल खां। आनंद खां की उपाधि किसको देता है? मोहम्मद शौकी को। जहांगीर देता है। पंडित राज की उपाधि किसको देता है? जगन्नाथ को देता है। जहांगीर देता है। ठीक है, और कंठाभरण वाणी विलास वाली उपाधि आपको याद रखनी ही है। ठीक है, तानसेन की। फिर अपन देखते हैं वो अकबर देता है। फिर अपन देखते हैं खुशाल खां, बिश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सूरसेन, दुरंग खां, महापात्र और सेदाई गिलानी। ये सारे नाम याद रखना।
ठीक है, ये सारे जो संगीतज्ञ हैं वो जहांगीर के समय से संबंधित है ना, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनके समय में क्या क्या कार्य हुआ। ठीक है, शाहजहां के समय में क्या कार्य हुआ। सबसे पहले तो कविता की एक नई शैली प्रचलित हुई, कसीदा जिसको बोले जाते हैं, है ना, कसीदे पढ़े जाते हैं। तो कसीदा जो है वो कविता की एक नई शैली है जो किसके समय में आई है, अपने शाहजहां के समय में आई है। जहांगीर के समय में क्या आया, गजल आई है। ठीक है, और अकबर के समय में क्या है, ध्रुपद गायन शैली आई है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो कसीदा जो है अपने इसके समय में चालू होता है, शाहजहां के समय में। फिर दो प्रमुख इनके दो प्रमुख जो है संगीतज्ञ आप बोल सकते हो या वादक बोल सकते हो। तो एक तो था सुखसेन और सुरसेन, ये पूछा गया है सुखसेन और सुरसेन किसके दरबार से संबंधित है। तो सुखसेन और सुरसेन जो है शाहजहां के दरबार से संबंधित है। और सुखसेन जो है रबाब का वादन करता था। रबाब आप वाद्य यंत्रों में पढ़ोगे, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों में, तो रबाब का वादक कौन था, सुखसेन, और वीणा वादक कौन था, सूरसेन। ठीक है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी। फिर अपन शाहजहां में देखते हैं, शाहजहां खुद भी क्या है, संगीत का मर्मज्ञ था, संगीत को जानता था। अपन ने कल देखा था ना, सूफी नृत्य करते हुए किसको दिखाया गया है, तो ये सूफी संगीत में जो है इसका बहुत अच्छा जो है पकड़ थी इसकी। ठीक है, तो ये खुद भी संगीत मर्मज्ञ था। कौन, शाहजहां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर ये क्या है, इसका जो दीवाने खास था, आगरा में भी दीवाने खास था, अपन ने शाहजहां के स्थापत्य में पढ़ा है, आगरा में भी था, दिल्ली में भी था। तो दोनों जगह जो है प्रतिदिन संगीत का आयोजन होता था। जब तक आगरा राजधानी रहेगी तब तक आगरा में, और जब दिल्ली चली जाएगी राजधानी, जिसे शाहजहानापुर कहते हैं अपन, तो शाहजहानापुर में जब राजधानी चली जाएगी तो वहां पे दीवाने खास में डेली म्यूजिक का आयोजन होगा, म्यूजिक संगीत चलेगा डेली। ठीक है, तो ये एक पार्ट बन गया था, इसेंशियल पार्ट। प्रतिदिन संगीत का जो आयोजन है वो शाहजहां के समय में अपने को दिखाई देता है। फिर इसके जो दरबारी गायक थे खुशहाल खां और विश्राम खां। एक बार की घटनाक्रम ऐसा आता है कि दो गायकों के नाम याद रख लेना आप, कौन कौन, खुशहाल खां और विश्राम खां। वेरी इंपॉर्टेंट गायक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। तो खुशहाल खां और विश्राम खां ये दोनों जो है अपने दरबारी गायक थे, और इन्होंने क्या है, टोडी राग छेड़ दी। ठीक है, टोडी राग छेड़ दी, और टोडी राग में जो शाहजहां है वो इतना ज्यादा डूब गया, इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि जो दक्षिणी अभियान का कागज लेके आया था कि दक्षिणी अभियान के लिए साइन कर दो, कौन, मुर्शिद खां। मुर्शिद खां दक्षिणी अभियान के लिए जो है अभियान करने के लिए साइन करने आया था कि परमिशन मिल जाए, तो वो कागज पे जो है बिना पढ़े इसने साइन कर दिए। उस राग में इतना खो गया था कौन, शाहजहां। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रख लेना। और इसी बदौलत क्या हुआ, इसी के बाद जो है खुशहाल खां और विश्राम खां दोनों को दंड स्वरूप जो इनके आनुवंशिक अधिकार दिए हुए थे कि आपने इतना अच्छा कैसे गाया, तो आनुवंशिक जो अधिकार थे उनसे वंचित कर देता है कौन, अपना शाहजहां। तो ध्यान रख लेना कि किन संगीतकारों को जो है उनके अच्छे कृत्यों के बाद भी, उनके अच्छे कामों के बाद भी जो है इनको जो है डिमोटिवेट किया गया है, आनुवंशिक अधिकार से इनको वंचित कर दिया गया है। तो ये कौन है, खुशहाल खां और विश्राम खां। कौन कर देता है, शाहजहां कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर औरंगजेब के बारे में अपन देखते हैं। तो औरंगजेब जो शुरू में तो औरंगजेब के समय में भी संगीत पे काफी कार्य हुआ है। ठीक है, औरंगजेब के समय कुछ बहुत सारे प्रमुख संगीतज्ञ उस समय हुए, रसबेन खां, ठीक है, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरस नैन, कृपा। क्योंकि औरंगजेब को खुद को भी जो है संगीत का बहुत ज्यादा शौक है, खुद भी वीणा वादक है कुशल, है ना, अच्छी वीणा बजाता है खुद भी, है ना। लेकिन जो है बाद में जब 1695 में जब बाद में औरंगजेब में जो है कट्टरता हावी हो जाती है, प्लस औरंगजेब जो है दरबारी खर्चों को भी नियंत्रण रखना चाहता है। अब देखो जहांगीर के समय से परंपरा बन गई, प्रतिदिन संगीत का आयोजन हो रहा है, दरबार लगेगा, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा, बहुत खर्चा आता है उस चीज में। तो वो खर्चे को मितव्ययता के रूप में बदलना चाहता है कि यहां पर अपन खर्चा कम करें और दक्षिणी अभियानों में ज्यादा ध्यान लगाएं। तो इसलिए क्या किया औरंगजेब ने जो है मितव्ययता बढ़ाने के लिए इसे इस्लाम विरोधी डिक्लेयर कर दिया। कब, 1695। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि औरंगजेब द्वारा संगीत को इस्लाम विरोधी कब डिक्लेयर कर दिया गया, या उस संगीत पर पाबंदी कब लगा दी गई, और इस्लाम विरोधी डिक्लेयर करके पाबंदी कब लगा दी गई, ये था 1695 को। 1695 में जब संगीत को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, है ना, तो यहाँ के जो संगीतकार है उन्होंने जो उसका विरोध करने के लिए, ये जब संगीतकार को बाहर भेज दिया जाएगा कि आपका आज से कोई रोल नहीं है दरबार में, तो ये इन लोगों ने क्या किया, एक जनाजा तैयार किया, एक इन प्रतिरोध का एक नया तरीका अपनाया। इन्होंने क्या किया, तबला और तानपुरा दोनों को लिया और इसका जनाजा तैयार किया। इसको जनाजा निकालेंगे अपन, और जनाजा निकाल के आएंगे। तो ये जनाजा जो है औरंगजेब के सामने से निकला। ठीक है, तो जैसे औरंगजेब की नजर इस पे पड़ी, तो औरंगजेब का एक स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, कि इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना कि आवाज बाहर ना आ सके। ठीक है, तो ये जो जनाजा आप संगीत का जो कब्र लेके जा रहे हो, जनाजा लेके जा रहे हो, उसकी जो है कब्र इतनी गहरी दफनाना इसको
कि इसका जो है इसकी आवाज का एक स्वर भी जो है बाहर ना आ सके। तो ये बात किसका स्टेटमेंट है? औरंगजेब का स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ठीक है, वैसे कम चांस होते हैं, जो स्पेशल हिस्ट्री वाले एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। फिर संगीत पर जो है अपने 1695 में संगीत पर प्रतिबंध लगा ही दिया। फिर संगीत पर जो है ना फारसी में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है ना, अगर कहीं पे तो कहीं पे नहीं लिखी गई, औरंगजेब के समय लिखी गई है। तो ये ऐसा बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें यहां से पूछी जाती है। एक तो खुद वीणा बजाता है, ठीक है, फिर संगीत का भी विरोध कर रहा है। फिर संगीत पर फारसी की सबसे ज्यादा जो फारसी की किताबें है ना संगीत पर, वो भी किसके समय लिखी गई है? औरंगजेब के समय में, ठीक है। तो अब कौन कौन लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। फकीरुल्लाह नाम का एक संगीतज्ञ हुआ करता था, उसने मान कौतूहल नाम से एक किताब चला करती थी पहले। तो मान कौतूहल का जो अनुवाद है वो राग दर्पण नाम से किया। किसके नाम से? राग दर्पण नाम से किया। मान कौतूहल जो है पहले चलती थी संगीत की किताब, है ना, क्या कौन कर रहा है? फकीरुल्लाह कर रहा है। एक मिर्जा रोशन जमीर था, तो मिर्जा रोशन जमीर ने संगीत पारिजात नाम से आपने एक किताब लिखी, ठीक है, फारसी में। तो ये जो है संगीत पारिजात का जो है अनुवाद किया था 1666 में मिर्जा रोशन जमीर ने। संगीत पारिजात भी पुरानी किताब है कोई, ठीक है। तो मान कौतूहल भी पुरानी किताब है। तो राग दर्पण नाम से अनुवाद किया है मान कौतूहल का फकीरुल्लाह ने, और रोशन ने जो है संगीत पारिजात नाम से जो है संगीत पारिजात का अनुवाद किया है। तो इन दोनों का जो अनुवाद है वो औरंगजेब को डेडिकेट करते हैं। किसको? औरंगजेब को समर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो प्रस्तावना है इन दोनों किताबों की, उसकी प्रस्तावना में जो है औरंगजेब को ये चीजें समर्पित की जाती है। कौन कौन? फकीरुल्लाह और रोशन जमीर, दोनों का नाम याद रख लेना, ठीक है। आपसे नाम पूछे जा सकते हैं ज्यादातर। फिर मिर्जा मोहम्मद खान एक हुआ करते थे। तो औरंगजेब को, अब देखो आप, संगीत का कितना ज्यादा शौक है औरंगजेब को। अपना पोता है संगीत का, इसका औरंगजेब का पोता था, उसके लिए जो है संगीत की एक किताब लिखवाई गई, ठीक है, फारसी में। उस किताब का नाम था तुहफुत उल हिंद। क्या नाम था? तुहफुत उल हिंद। ये किसने लिखी? मिर्जा मोहम्मद खान, ठीक है। तो मिर्जा मोहम्मद खान ने अकबर, औरंगजेब के जो पुत्र है उसके लिए, अकबर के, औरंगजेब के कहने पर जो है तुहफुत उल हिंद लिखता है मिर्जा मोहम्मद खान। ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अब्दुल कादिर बेदिल ये 1 लाख नज़में लिखता है संगीत पर, ठीक है। तो अब्दुल कादिर बेदिल ये नज़में लिखता है ना, 1 लाख नज़में, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे कवर कर ली। फिर एक ये ध्यान रख लेना कि साकी मुस्ताद खां क्या कहता है महासीर आलम में, ठीक है। साकी मुस्ताद खां ने महासीर आलमगिरी लिखी थी। ये औरंगजेब का जो है एक तरीके से औरंगजेब का इतिहास है इसमें। तो वो क्या लिखता है कि औरंगजेब जो है संगीत के बारे में, औरंगजेब के क्या व्यू पॉइंट थे उस बारे में ये लिखता है। तो औरंगजेब कहता है कि संगीत सुबह है, अर्थात न तो अच्छी है न बुरी है, ठीक है, न तो संगीत बढ़िया है न बुरा है, ठीक है। फिर वो बोलता है मैं संगीत को पखावज, यानी कि जो साजो सामान होते हैं ना, ढोलक तबले, इन सब के पखावज के बिना जो है मैं सुन भी नहीं सकता संगीत को, ठीक है, उस पर प्रतिबंध है, इसलिए मैंने गाना भी छोड़ दिया। ये बात कौन लिख रहा है? साकी मुस्ताद खां लिख रहा है महासिर आलमगिरी में कि संगीत सुबह है। औरंगजेब का क्या कहना है संगीत के बारे में? कि संगीत सुबह है, मैं संगीत को पखावज के बिना नहीं सुन सकता, और इसलिए मैंने, उस पर प्रतिबंध है इस्लाम में, इसलिए मैंने गाना भी छोड़ दिया, ठीक है। ये बात किसका स्टेटमेंट है? औरंगजेब का स्टेटमेंट है, ठीक है। महासिर आलमगिरी में ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लेना। बाकी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे जो है संगीत का जो है एक तरीके से सबसे ज्यादा विकास अगर संगीत का हुआ है ना 1719 से लेके 1748 तक, जो उत्तर मुगल अपन पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ है संगीत का मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। तो ध्रुपद का स्थान मैंने आपको बताया था, अकबर के समय ध्रुपद शैली प्रचलित थी, तो ध्रुपद का स्थान किसने ले लिया? ख्याल गायकी ने, है ना। तो ध्रुपद का स्थान क्या है? ख्याल गायकी ने ले लिया। और जो मोहम्मद शाह रंगीला था खुद भी इतना एक्सपर्ट था ख्याल गायकी में कि खुद भी है ना पिया पिया के नाम से जो है ख्याल लिख रहा है, ठीक है। तो पिया के नाम से ख्याल लिखने वाला मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था अपना? मोहम्मद शाह रंगीला, पिया नाम से लिख रहा है ख्याल, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हिंदुस्तानी शैली जो है इसके समय में प्रचलित हुई। हिंदुस्तान की विभिन्न शैलियां जैसे टप्पा, ठुमरी, तराना, दादरा, ये सब जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में चालू होती है, ठीक है। इसके समय में जो प्रमुख संगीतज्ञ हैं इनके नाम याद रख लेना, ज्यादा नाम याद नहीं हो तो सदारंग अदारंग के दोनों नाम याद ही रख लेना। सदारंग अदारंग पूछे जाते हैं। नेमत खां भी इसके समय में संगीतज्ञ था। एक खुसरो खां था, खुसरो खां जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समकक्षी था, और इसने जो है आधुनिक सितार का जो आविष्कार है ना, जो वर्तमान में जो सितार देखते हैं अपन वाद्य यंत्र के तौर पे, तो उस सितार का आविष्कारक कौन था? अपना खुसरो खां, ठीक है। तो खुसरो खां किसके दरबार में रह रहा है? अपने मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रह रहा है। तो 4 संगीतज्ञ मोहम्मद शाह रंगीला के इंपॉर्टेंट है, नेमत खां, सदारंग, अदारंग, खुसरो खां। खुसरो खां ने सितार का निर्माण किया।
फिर बहादुर शाह जफर जो है उसके समय में अपन को पता ही है मिर्जा गालिब रहते हैं, जिनको अपन गजल सम्राट कहते हैं। तो गजल सम्राट मिर्जा गालिब किसके समय में है? बहादुर शाह जफर के समय में। तो मुगल कालीन संगीत कला से आपसे इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सब अपना कंप्लीट हो गया। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकबर के जो है अबुल फजल जो है 36 संगीतकारों का उल्लेख करता है। तानसेन ग्वालियर में शुरुआती स्टडी करता है, बाद में जो है रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ चला जाता है। उसके आरंभिक गुरु हरिदास थे, आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद घोष थे, और हिंदू संगीत और वादन की शिक्षा देने वाले गुरु थे लाल कुलवंत। फिर इसका मूल नाम जो है रामधनु पांडे था। बाद में अकबर इसको नवरत्नों में शामिल कर लेगा और कंठाभरण वाणी विलास नाम की उपाधि दे देगा। वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज करी और मियाँ की टोडी, मियाँ मलार, मियाँ सारंग, दरबारी कानहरा और दीपक राग का निर्माण किया। अबुल फजल कहता है कि इसके समान जो गायक है वो 1000 वर्षों में भी पैदा नहीं हुआ भारत में। बाज बहादुर मालवा शासक खुद नक्कारा बजाने में एक्सपर्ट, तो अकबर को भी सिखा देगा, 2000 का मनसब मिल जाएगा। अबुल फजल जो है वह संगीत विद्या हिंदू गीतों में अपने समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था, वो इसके लिए कहा है। ठीक है, फिर रामदास के बारे में देखिए तो इस्लाम शाह का दरबारी था। तानसेन के बाद रामदास का दूसरा स्थान था अकबर के दरबार में। बेजू बावरा के बारे में बात करें, ये भी अपने हरिदास जी के शिष्य थे, तानसेन के समकालीन थे, लेकिन अकबर के दरबारी नहीं थे। ध्रुपद गायन शैली की 4 शैलियां यहाँ पर विकसित हुई, नोहार, खंडार, गोरारी और डागुरवाणी। ठीक है, तो चारों के पीछे वाणी लगा देना। फिर ख्याल गायकी की जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय आई जाएगी। जहांगीर के समय देखें तो 5 ये लगभग संगीतज्ञ जो है गजल का प्रवेश जो है जहांगीर की देन मानी जाती है, तो गजल का प्रवेश जहांगीर के समय हुआ। बिलास खां तानसेन का दामाद था। चतर खां, मखूद, खुर्रमदाद, परवेजदाद, मोहम्मद शौकी जिसको आनंद खां की उपाधि दी गई, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी गई, शाहजहां के समय में लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी गई। ठीक है, ये बिलास खां का दामाद था और बिलास खां तानसेन का दामाद था। ठीक है, खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सूरसेन, दुरंग खां, महापात्र, सेदाई गिलानी, ये सब जो है इसके शाहजहां के समय के प्रमुख संगीतज्ञ थे। इनके कार्य की अगर बात करें तो कविता की नई शैली कशीदा का निर्माण इस समय प्रचलन हुआ। रबाब वादक सुखसेन आए और वीणा वादक सूरसेन आए, तो सुखसेन और सूरसेन दोनों का संबंध शाहजहां के समय से ही है। और शाहजहां खुद भी संगीत का मर्मज्ञ था, सूफी संगीत सुनता था और सूफी संगीत का शौक था। और दीवाने खास में प्रतिदिन संगीत का आयोजन इसके समय में शुरू हुआ। और अपने अपन देखें तो विश्राम खां जो है और खुशहाल खां दोनों टोडी राग सुनाते हैं, तो जहांगीर मंत्र मुग्ध हो जाता है। और मुर्शिद खां जो है दक्षिण अभियानों पर जो कागजात लेके आए थे उन पर बिना पढ़े ही साइन कर देगा। इस वजह से दोनों का जो है आनुवंशिक अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये दोनों व्यक्ति को नाम भी याद रख लेना आप, खुशहाल खां और विश्राम खां। फिर औरंगजेब के समय में देखते हैं तो रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरसनैन, कृपा, ये सब जो है ये भी प्रमुख संगीतज्ञ हुए हैं। खुद भी वीणा वादन में कुशल था, लेकिन बाद में 1695 में 1695 में संगीत पर मितव्ययता के चलते जो है प्रतिबंध लगा देगा। और तबला और तानपुरे का जनाजा जब निकालेंगे ये संगीतज्ञ, तो औरंगजेब कहेगा कि इसकी कब्र इतनी गहरी खोदना कि आवाज बाहर ना आ सके। फिर संगीत में फारसी की सबसे ज्यादा किताब इसी के समय लिखी गई। फकीरुल्लाह ने मान कोतुहल का राग दर्पण नाम से अनुवाद किया। मिर्जा रोशन जमीर ने संगीत पारिजात का अनुवाद किया। और मिर्जा मोहम्मद खान ने औरंगजेब के कहने पर अपने पोते के लिए जो है उसने तुहफतुल हिंद जो है अपने ये पुस्तक लिखी जाती है फारसी में। ठीक है, फिर अब्दुल कादिर बेदिल ने 1 लाख नज़में लिखी है। और साकी मुस्ताद खान इसके बारे में कहता है कि औरंगजेब का ये स्टेटमेंट फेमस है कि संगीत सुबह है, न अच्छा है न बुरा है, मैं संगीत को पखावज के बिना यानी साज के बिना नहीं सुन सकता और उस पर प्रतिबंध है, इसलिए मैंने गाना भी छोड़ दिया। ये स्टेटमेंट अपने औरंगजेब का ही है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सर्वाधिक विकास होता ही है। ध्रुपद का स्थान ख्याल ले लेता है। पिया नाम से जो है खुद ख्याल रख रहा है मोहम्मद शाह रंगीला। फिर हिंदुस्तानी शैली की टप्पा, ठुमरी, तराना, दादरा, ये सबका प्रचलन मोहम्मद शाह रंगीला के समय की देन है। फिर इसके प्रमुख संगीतज्ञों में नेमत खां, सदारंग, अदारंग फेमस है। खुसरो खां जो इसका प्रमुख संगीतज्ञ था, उसने आधुनिक सितार का आविष्कार किया। और बहादुर शाह जफर के समय में मिर्जा गालिब गजल सम्राट जो है वो आए थे। और ये सब जो है अपने संगीत में इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा वो साहित्य का लेक्चर रहेगा। और मुझे लगता है कि 2 लेक्चर में साहित्य भी खत्म हो जाना चाहिए। इसी के साथ आपके जो कल्चर के जो पोर्शन है आपने गुप्त काल में और मुगल काल में, वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपना मॉडर्न वाला पोर्शन रहेगा, उसको अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।